तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। इसमें हम अलग अलग तरीके के प्रोसेस देखेंगे, जैसे कि आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक और साइक्लिक प्रोसेस, और देखेंगे कि उनमें हम वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास दो प्रोसेस आते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, मान लीजिए ये एक कंटेनर है हमारे पास, अगर हम इसमें कोई पिस्टन लगाते हैं, ठीक है, और उस पिस्टन को हम प्रेस करते हैं, तो अगर पिस्टन वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ सकता है तो उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन अगर एक बार हमने पिस्टन को दबा दिया और वो नीचे ही रह गया, वापस अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाया, तो उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर होता है, मतलब जो हम बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं वो वेरिएबल होता है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला दोनों में निकालें तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला चलता है, W इज़ इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी चलेगा, क्योंकि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे नॉर्मल जो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आएगी वो रखेंगे। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में क्योंकि हमारा एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू आएगी इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके हमारी वर्क डन की वैल्यू निकलेगी। तो अब हम देखने वाले हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ही, मतलब रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोबारिक, रिवर्सिबल आइसोकोरिक और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हम कैसे वर्क डन निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। एक चीज़ और, अगर कभी हमें P और V के बीच में ग्राफ दिया हो और वर्क डन निकालने को बोला जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके को कोई ग्राफ है, यहाँ पे P है, यहाँ पे वॉल्यूम है, और इस तरीके से हमें कोई ग्राफ दिया है, तो इसका वर्क डन निकालने के लिए हम देखेंगे एरिया अंडर PV ग्राफ। मतलब ये जो एरिया है इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास आता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे मैंने वर्क डन निकालने का डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, जिसको हमने वर्क डन के ओरिजिनल फार्मूले को इंटीग्रेट करके निकाला है, ठीक है। तो इस फार्मूले में है W इज़ इक्वल टू माइनस 2.303 N यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स, R है यहाँ पे रेडबर्ग्स कांस्टेंट, T है टेम्परेचर, log 10 V2/V1। V2 है फाइनल वॉल्यूम और V1 है इनिशियल वॉल्यूम, जो कि प्रोसेस के स्टार्टिंग में था। अब हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो PV इज़ इक्वल टू nRT वाले फॉर्मूले से निकल के आता है कि N कांस्टेंट, R कांस्टेंट और T कांस्टेंट, तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है V के। मींस जहाँ हमने V2/V1 लिखा है उसी तरीके से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, जिसमें V2/V1 की जगह आ जाएगा P1/P2। अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन देखते हैं तो वो होती है डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q प्लस W। अब हमें पता है यहाँ पे डेल्टा U हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आ जाएगा Q इज़ इक्वल टू माइनस W। अब यहाँ से हमारे लिए हीट का एक नया फॉर्मूला निकल के आता है, Q इज़ इक्वल टू माइनस, अब हम W की जो वैल्यू है वो लिख देंगे, माइनस 2.303 nRT log 10 P1/P2। अब यहाँ पे माइनस माइनस कर देंगे तो हमारे पास नॉर्मल फार्मूला निकल के आ जाएगा 2.303 nRT log 10 P1/P2। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें हमें पता है वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इसी वजह से डेल्टा V ज़ीरो हो जाएगा, तो सिंपली जो वर्क डन आएगा वो भी यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस। इसमें हमें पता है प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो सिंपली जो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा वो होगा माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर वेरिएबल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास नॉर्मली ये फॉर्मूला निकल के आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वर्क डन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बहुत बड़ा होता है। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन जानना है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूँगी। अब यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला होता है P2V2 माइनस P1V1, मीन्स फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम अपॉन गामा -1। अब इसी को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमें पता है PV इज़ इक्वल टू nRT होता है,
तो सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं NR जो कि कांस्टेंट रहता है ब्रैकेट में फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर अपॉन गामा -1। अब यहाँ पे ये गामा क्या है इसको हम आगे आने वाले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। फ़िलहाल के लिए ये जान लीजिए कि गामा की वैल्यू होती है CP अपॉन CV। अब CP CV ये सब क्या होता है, इन सब टर्म्स को हम आगे आके अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एग्ज़ाम में आता रहता है। यहाँ पे मैंने 2 ग्राफ प्लॉट किए हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। अब हमें बताना है कि इसमें से आइसोथर्मल वाला ग्राफ कौन सा है और एडियाबैटिक वाला ग्राफ कौन सा है। तो इसको पता लगाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। जो वर्क डन होता है आइसोथर्मल का वो हमेशा ज़्यादा होता है वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब वर्क डन निकालने के लिए हम देखेंगे कि किसका एरिया अंडर PV ग्राफ ज़्यादा है। अब इस ग्राफ के लिए अगर देखें तो पूरा ये वाला एरिया आता है, ठीक है। और अगर इस नीचे वाले ग्राफ के लिए देखें तो सिर्फ इतना एरिया आ रहा है PV ग्राफ में, ठीक है। इसका मतलब जो ऊपर वाला है उसमें ज़्यादा वर्क डन हुआ है, तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल और नीचा वाला हो जाएगा एडियाबैटिक। हम साइक्लिक प्रोसेस में वर्क निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो उसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। अब इसका वर्क कैसे निकाला जाता है इसको समझते हैं। सपोज़ ये एक PV ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी A पॉइंट से चली, फिर B पे पहुँची, फिर C पे पहुँची, फिर D पे, फिर वापस से A पे आ गई, ठीक है। तो इसमें मैं क्लॉकवाइज चल रही हूँ। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पे मैं A से चली मीन्स इनिशियल स्टेट और पहुँची दोबारा से A पे, तो ये फाइनल स्टेट, दोनों स्टेट सेम है, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। अब इसमें वर्क डन कैसे निकाला जाता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ कर्व। मीन्स जितना भी कर्व में एरिया इनक्लोज्ड है इसका जब हम एरिया निकाल लेते हैं, मीन्स अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा साइक्लिक प्रोसेस का, ठीक है। अब इसमें कुछ साइन कन्वेंशन है वो याद रखना पड़ेगा। जब हम क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं तो वर्क डन नेगेटिव आता है, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव आता है। मीन्स यहाँ पे हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव आएगा। अब एक क्वेश्चन समझते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में इस साइड हमने प्रेशर मार्क किया है और इस साइड वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे भी A से चल रहा है, B पे पहुँच रहा है, फिर C पे, फिर दोबारा A पे, और ये क्लॉकवाइज प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। A पोजीशन की वैल्यू है P1, B की है 5P1, और अगर हम वॉल्यूम लाइन पे देखें तो A की वैल्यू है V1 और C की वैल्यू है 3V1। इट मीन्स अगर हम 5P1 माइनस V1 करें तो 4P1 आएगा, तो A और B का जो लेंथ हो जाएगा वो होगा 4P1, ठीक है। और A और C के बीच की लेंथ हो जाएगी 2V1। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम एरिया निकालते हैं, ठीक है। मीन्स हमें ABC का एरिया निकालना होगा। हमें पता है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हमें पता है 2V1 हो जाएगी और हाइट हमें पता है 4P1 हो जाएगी। 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4P1V1। लेकिन अब इसमें साइन कैसा होगा, तो ये यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है और हमने सीखा था कि क्लॉकवाइज मूवमेंट जब होती है तो वर्क डन नेगेटिव आता है। मीन्स इसमें जो वर्क डन आएगा वो होगा माइनस का 4P1 इंटू V1। अब हम देखेंगे अगर हमें कोई ओपन कंटेनर दिया हुआ है, मीन्स वो किसी लिड से क्लोज नहीं है, तब उसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जब भी कभी ओपन कंटेनर दिया है तो हमारे पास सिर्फ एक ही प्रेशर रहेगा जो कि कांस्टेंट रहेगा पूरे टाइम, और वो है एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1 atm। अब ओपन कंटेनर है तो पूरे टाइम 1 atm ही रहेगा, ठीक है। अब वर्क डन की हमें पता है इक्वेशन होती है माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब ये 1 है तो आ जाएगा वर्क डन माइनस ऑफ डेल्टा V। अब हमें एक इक्वेशन पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है। P1 है तो V इज इक्वल टू हो गया NRT, इसकी वैल्यू रखेंगे W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NRT। तो ओपन कंटेनर केस में ये हमारा वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिए, अगर हमारा डेल्टा N मीन्स डिफरेंस इन मोल्स नेगेटिव आ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर डेल्टा N नेगेटिव और यहाँ भी एक नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर डेल्टा N पॉजिटिव है तो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन।
तो फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, सपोज़ ये कोई कंटेनर है और उसमें गैस भरी हुई है, तो जब भी बाहर से कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगता है, मींस गैस फ्रीली एक्सपेंड होती रहती है पूरे सराउंडिंग में, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो है, तो वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। अब ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब हम वैक्यूम में काम कर रहे हों, क्योंकि अगर कहीं एटमॉस्फेयर हुआ तो हमेशा उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन वैक्यूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है। और एक बात याद रखनी है, वैक्यूम में जो हीट एक्सचेंज है वो भी ज़ीरो होता है। ये दोनों चीज़ें एकदम अच्छे से याद रखनी है आपको। अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं तो डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। क्यू भी ज़ीरो है, डब्ल्यू भी ज़ीरो है, मीन्स डेल्टा यू भी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। अब डेल्टा यू ज़ीरो है मीन्स डेल्टा टी भी यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। मतलब फ्री एक्सपेंशन के केस में वर्क डन भी ज़ीरो होता है, हीट एक्सचेंज भी ज़ीरो होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो होती है, और चेंज इन टेम्परेचर भी ज़ीरो होता है। फ्री एक्सपेंशन ही एक ऐसा केस है जिसमें एडियाबैटिक प्रोसेस भी होती है और आइसोथर्मल प्रोसेस भी होती है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है।